Hello and Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start with another topic and the name of topic is measurement of matter. Now this topic is included in chemistry. Before we start with the topic, we will understand what is matter. So any substance that has mass and takes up space by having volume is known as matter. Exactly हम इसे कैसे define करेंगे? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास है यानी कुछ वज़न है और उसके अलावा वो रूम में कोई जगह ले रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैटर. एकदम सिंपल टर्म में एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर. अब मेजरमेंट ऑफ मैटर इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज है वो पढ़ने वाले हैं. क्या है वो चीज़ हम देखेंगे डिटेल में. इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एटम. एटम का साइज़ क्या है, उसका मास क्या है, वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें ये देखने वाले हैं. उसके अलावा हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में देखने वाले हैं. फिर हम देखेंगे मोल कंसेप्ट को और उसके बाद में आता है रेडिकल्स. तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम आएंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. बट उससे पहले ये समझेंगे कि ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इतना बड़ा लॉ बनाने की क्या ज़रूरत थी. सिंस केमिस्ट्री में हमेशा रिएक्शन होता है, एक कोई मैटर है, एक कोई सब्सटेंस है, वो रिएक्ट करके दूसरे सब्सटेंस में बनता है. तो इस तरह रिएक्शन होते रहते हैं हमेशा. और जब ये कॉम्बिनेशन होते हैं दो टाइप के मैटर के बीच में, जब कोई एक प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसे टाइम पर ये कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और इन रूल्स को हमने बोला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब सिंपल सेंटेंस में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ रूल्स है जो क्या बताते हैं, जब रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं वो चेंजेस, वो सारी चीज़ें डिफाइन करता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो कंपोजिशन सब्सटेंस का चेंज होता है केमिकल चेंज के टाइम पर. और फंडामेंटल जो एक्सपेरिमेंट्स एकदम इनिशियली हुए थे वो 18th और 19th सेंचुरी में लोगों ने करना शुरू किए थे केमिस्ट्री में. तो ये करते वक्त उन लोगों को पता चला कि ये लोग जब कोई रिएक्शन होता है उस टाइम पर एक पर्टिकुलर लॉ होता है, कुछ पर्टिकुलर रूल्स ये चीज़ें फॉलो करते हैं, जिसे हमने क्या बोला? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 है टोटल. फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. फोर्थ इज Gay-Lussac's लॉ ऑफ gaseous वॉल्यूम्स. एंड फिफ्थ इज एवोगैड्रोस लॉ. नाउ हम लोगों को इस चैप्टर में सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझना है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को समझना है. बाकी की 3 लॉ हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बट मैंने आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया दे दी हूँ कि टोटल 5 लॉ होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ 2 लॉ. लेट्स कम टू आवर फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एकदम नाम से समझ में आ रहा है कि मास क्या हो रहा है इस लॉ में? कंजर्व हो रहा है. इसका मतलब मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और टोटल जो मास रहता है पूरे रिएक्शन में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. मतलब अगर कोई चीज़ रिएक्ट कर रही है तो 2 होता है. एक होता है रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहा है, फिर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमको मिलता है प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इससे क्या पता चला? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और बचा हुआ जितना भी मास रहेगा वो पूरा हम लोगों के रिएक्शन में रहेगा, ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा. तो 1785 में
फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनी लेवॉइजर, इन्होंने इन्फर किया रिसर्च से कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मास में कोई चेंज नहीं होता, ना ही वो बढ़ता है ना ही वो कम होता है, और टोटल मास क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, कंजर्व रहता है मास। इससे क्या पता चला, मास क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। और इस लॉ को हमने क्या बोले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एकदम सिंपल सा एग्जांपल इसको समझ लो। ये एक ग्लास है जिसमें फिल्ड है आइस क्यूब और वाटर। कितना है इसमें, 100 ग्राम ऑफ आइस क्यूब है। अब जब उसे काफ़ी देर तक हम रखेंगे तो कुछ देर के बाद वो मेल्ट हो जाएगा, आइस, फिजिकल चेंज होगा उसमें, और मेल्ट होने के बाद वो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। तो ग्लास में कितना होगा वाटर, 100 ग्राम। तो यहाँ पर जितना ग्राम आइस का था उतना ही ग्राम वाटर का भी है, ना उससे कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और एग्जाम्पल, अगर हमने कभी लकड़ी जलाई, तो जब लकड़ी जलाते हैं तो क्या लगते हैं उसके लिए, एक तो हम लोगों को लॉग लगेगा, दूसरा फायर जिससे आग जलाएंगे, और जलने के बाद हमें क्या मिलेगा, एशेस मिलेंगे। पूरी तरह से जब जल जाती है लकड़ी तो हम लोगों को क्या मिलता है, उसके एशेस मिलते हैं, राख मिलती है उसकी, और साथ ही साथ स्मोक मतलब धुआं, जब भी आग लगती है तो धुआं निकलता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो 30 kg का हम लोगों ने लॉग लिया और 1 kg फायर लिया, तो टोटल एक्चुअल कितना मास है रिएक्टेंट का, ये इस तरफ जो चीज़ें हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो टोटल कितना है मास रिएक्टेंट का, 30 kg प्लस 1 kg, 31 kg। अब ये कन्वर्ट हुआ ऐश में और स्मोक में। ऐश का कितना मास है, 28 kg, स्मोक का कितना मास है, 3 kg। एड अप करेंगे तो कितना मास मिला, अगेन 31 kg। तो मास ना ही कम हुआ ना बढ़ा। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जैसे हम लोगों की रोज की लाइफ में हम ये चीज़ देखते हैं, यही सेम चीज़ हम लोगों के केमिकल रिएक्शंस में भी होती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक है कैल्शियम क्लोराइड का सल्यूशन और दूसरा कॉनिकल फ्लास्क में है सोडियम सल्फेट का सल्यूशन, Na2SO4 सोडियम सल्फेट जैसे हम बोलते हैं, और CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। तो ये कॉनिकल फ्लास्क में हम लोगों ने सल्यूशन लिया, एक दूसरा सल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में। फिर हमने दोनों सल्यूशन को मिक्स कर दिया। तो जब मिक्स हो गया, टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं बचा और ये दोनों अंदर आपस में रिएक्ट किए। दो सल्यूशन जब आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिला वो था कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और साथ ही साथ NaCl मतलब हम लोगों का कॉमन सॉल्ट। तो ये हम लोगों को प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिला। तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ यहाँ पर, लेकिन आप गौर करोगे इनिशियली उसका वेट कितना था, 300.23 ग्राम, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी उसका वेट कितना था, 300.23 ग्राम। इससे भी क्या पता चला कि हमारा मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है, टोटल मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक और एग्जाम्पल, लेकिन ये इक्वेशन के फॉर्म में है, CH4 मतलब मीथेन। मीथेन को हम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो मीथेन का टोटल मास होता है 16 ग्राम, ऑक्सीजन का 64 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। तो टोटल कितना होगा, और हमें पता करना है कि H2O का कितना होगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कितना ग्राम है टोटल रिएक्टेंट का, 80, मतलब प्रोडक्ट का भी कितना ग्राम होना चाहिए, 80 ग्राम। 80 ग्राम में से 44 ग्राम तो किसका है, CO2 का। तो बचा हुआ जो ग्राम होगा वो कितना होगा, वाटर का होगा।
और कितने वाटर मॉलिक्यूल का होगा वो? 2 वाटर मॉलिक्यूल का। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होगा, ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट लॉ पर, विच इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब 1794 में एक और फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था J.L. प्राउस्ट। इन्होंने स्टेट किया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को इस तरह से उन्होंने स्टेट किया कि जब कभी भी कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, तो उसके अंदर की जो एलिमेंट है उनके मास का रेशियो या मास का प्रपोर्शन हमेशा सेम रहेगा। द proportion by mass of the constituent element in different samples of a compound is fixed। अब चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी आए, फॉर एग्जाम्पल वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो रहेगा, उसका रेशियो जो रहेगा अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय वेट, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, विच इज 1:8। अब ये इररिस्पेक्टिव है सोर्स से, कोई भी सोर्स से वाटर आए, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो, चाहे वो वाटर के फॉर्म में हो, चाहे वो वेपर के फॉर्म में हो, या फिर वो सी वाटर हो, या फिर वो वेल का वाटर हो, या टैंक का वाटर हो, रिवर का वाटर हो, कोई भी वाटर हो, कोई भी सोर्स से वो वाटर आ रहा है, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय वेट, वो हमेशा 1:8 ही रहेगा, ना उससे कम होगा ना ज़्यादा होगा। और इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स क्वांटिटी मतलब चाहे हम थोड़ा सा अमाउंट में लें या ज़्यादा अमाउंट में लें, हमेशा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही रहेगा, चाहे वो 1 ग्राम ऑफ वाटर हो या 100 ग्राम ऑफ वाटर हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर obtained is 1:8 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 9 ग्राम हम लोगों ने पानी लिया है तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा और 8 ग्राम क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। उसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो रेशियो है वो है 3:8। इसका मतलब अगर हम 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो उसमें 12 ग्राम क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, और 32 ग्राम क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। इसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे। 12/32 CO2 यहाँ पर दिया गया है 12/32। अगर हम फाइनली उसको डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या मिलेगा, 3:8। अब अगर हम 24:64 ले रहे हैं, अगर 24 ग्राम ऑफ कार्बन है और 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो भी रेशियो क्या होगा, 3:8। अगर 36:96 है तो भी रेशियो क्या होने वाला है, 3:8। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमेशा हर कंपाउंड का जो भी एलिमेंट का रेशियो है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। और इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, चाहे वो कंपाउंड हम लोगों को कोई भी सोर्स से मिल रहा हो, रिवर से मिल रहा हो, रेन वाटर हो, वेल वाटर हो, कोई भी टाइप का वाटर हो, कोई भी सोर्स से आ रहा हो, उसका रेशियो सेम रहेगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रेशियो भी 3:8 रहेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका भी 3:8 रहेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं उसका भी 3:8 रहेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों की एरेटेड ड्रिंक्स में यानी कोल्ड ड्रिंक्स में आता है उसका भी रेशियो 3:8 ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक के? यहाँ पर दिया गया है वाटर का H2O। अब मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये रेशियो कैसे आया यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताइए मैंने। H2 और ऑक्सीजन कितना है, O 1, तो 2 H के मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, तो 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 2 इंटू 1, और ऑक्सीजन का कितने एलिमेंट है 1, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है
16, तो 1 into 16, ये हम लोगों को हाइट H2O दे रहा है, मतलब वाटर। अब रेशियो ऑफ H इज टू O, H के कितने मॉलिक्यूल है? 2, 2 into 1 क्या देंगे हम लोगों को? 2 देगा। 2 डिवाइडेड बाय 16, 2:16 डिवाइड करेंगे जब हम, तो हमें क्या मिलेगा? 1:8। इस तरह से हम लोगों को हर मॉलिक्यूल का, हर कंपाउंड का रेशियो मिलता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसी तरह से निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक मॉलिक्यूलर नंबर कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का 16, 16 into 2, 16 into 2, 32। तो जब हम डिवाइड करेंगे 12/32, तो क्या मिलेगा? 3/8। समझ में आया ये रेशियोज कहाँ से आते हैं और ये लॉ क्या बोलता है? अब एंटोनी लेवॉइजर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन्होंने सबसे पहले ऑथराइज किया था बुक ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इन 1789। इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मर्क्यूरी, जिंक, सल्फर, इन सब के बारे में पढ़ा। इसके अलावा इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर बहुत रिसर्च की। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इन्होंने ही बताया कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे एलिमेंट्स को ढूंढा भी इन्होंने ही था। अब हम इतनी बात कर रहे हैं एटम की, तो ये एटम एग्जैक्टली होता क्या है? आई एम श्योर ये आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ मैं कि एटम क्या होता है। एटम एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी मैटर का, और उसका डिफाइनिंग स्ट्रक्चर होता है। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एटम होता है। वो बिल्ड करता है सारे मैटर को। जैसे घर बनाने के लिए हम लोगों को ईंट लगती है, बहुत सारी ईंट को मिलाएंगे तो वॉल्स बनेगी, फिर वो वॉल्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रूम, फिर वो रूम्स को मिलाएंगे तो घर बनेगा। ऐसे बहुत सारे घर मिलके बिल्डिंग बनेगी। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, उसका बेसिक यूनिट क्या था? ब्रिक। उसी तरह हम लोगों के आसपास जितना भी मैटर है, जितने भी कंपाउंड्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, सबका बेसिक यूनिट क्या है? एटम, बिल्डिंग ब्लॉक जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे बायो में हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? सेल्स। उसी तरह फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम बिल्डिंग ब्लॉक किसकी बात करते हैं? एटम की। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब ये एटम ग्रीक वर्ड एटमोस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। मतलब उसको फर्दर हम और नहीं तोड़ सकते। सबसे ज़्यादा छोटी चीज़, सबसे ज़्यादा माइन्यूट चीज़ जो है किसी भी मैटर की, वो होती है एटम। ये चीज़ लोगों ने पहले समझे थे, बिकॉज उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर ऐसा बोला था कि वो सबसे छोटा यूनिट है। बट बाद में हम लोगों को पता चला कि एटम के अंदर भी और यूनिट्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर रहते हैं? सेल के, एटम के एकदम बीच में, और उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और उसके अराउंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसके शेल्स होते हैं। हमें वो सब नहीं पढ़ना है अभी। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, और एटम के अंदर 3 चीज़ें मिलती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह एटम के अंदर भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके ऊपर एक चार्ज होता है जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ये हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके पास होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन्स के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब
एटम का जब हमें साइज डिटरमाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उस एटम का रेडियस कितना है। और ये रेडियस कैसे मेजर करते हैं, न्यूक्लियस से लेकर एटम के सबसे आउटर मोस्ट शेल तक, मतलब सबसे लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, उतना जो डिस्टेंस है उसे मेजर करते हैं, वो रहता है एटम का रेडियस। और हम बोलते हैं उस एटम का साइज भी क्या है, वही है। अब एटम का रेडियस जो है वो नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस होता है। अब 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर्स, इतना छोटा यूनिट है ये। जैसे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है, उसी तरह से 1 मीटर इज 10⁹ नैनोमीटर्स, इतना छोटा यूनिट में हम मेजर करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम दिया गया है कि किस तरह से न्यूक्लियस रहता है। उसमें प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लस 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 ग्रीन कलर में दिख रहा है, और ब्लू कलर में न्यूट्रॉन्स, और अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं हम लोगों के इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में। यहाँ पर ये जो सर्कल है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या फिर शेल। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है हाइड्रोजन का एटम, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का एटम 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने रहते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स वेरी कर सकते हैं, बट प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। अब नाइट्रोजन का दिया गया है 7 और इलेक्ट्रॉन्स भी 7 और न्यूट्रॉन्स भी 7। ऑक्सीजन का भी दिया गया है हम लोगों को यहाँ पर किस तरह से उसके एटम का स्ट्रक्चर है। अब एटम की साइज डिपेंड करती है कितने ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन के उसके अराउंड। अगर ऑर्बिट ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो क्या होगा, उसका साइज भी बड़ा होगा। जैसे कि के क्या होता है, पोटेशियम, और Na होता है सोडियम, ये उसके सिंबल है। ये टॉपिक पे हम आगे आएंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि हम इसे सिंबल को में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेशियम का सिंबल क्या है, के, सोडियम का Na। तो सोडियम का जो एटम है उसकी साइज छोटी है कंपेयर टू पोटेशियम का एटम। क्यों छोटी है, बिकॉज उसमें जो ऑर्बिट है वो कम है एज कंपेयर टू पोटेशियम, इस वजह से उसकी साइज कम है। उसके बाद आता है, अगर कोई ऐसा एटम है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, एक एटम छोटा होगा, एक एटम बड़ा होगा। अब ये किस बेसिस पे छोटा बड़ा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो एटम छोटा होगा कंपेयर टू जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है। अब इसे हम कैसे समझेंगे, प्रोटॉन्स क्या करते हैं, उसे पुल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। तो जब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब उतने ज़्यादा प्रोटॉन, और जितने ज़्यादा प्रोटॉन उतना तेज़ी से वो उसे खींचेगा, उतनी ज़ोर से वो अपनी तरफ खींचेगा, और जितना ज़्यादा खींचेगा उतना छोटा वो होते जाएगा, उतना नज़दीक वो आते जाएगा न्यूक्लियस से, और वो उतना छोटा होते जाएगा एटम। तो उसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और सोडियम। मैग्नीशियम और सोडियम दोनों में सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, लेकिन फिर भी मैग्नीशियम स्मॉलर है सोडियम से। क्यों स्मॉलर है, बिकॉज मैग्नीशियम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं एज कंपेयर टू सोडियम। अब एटम बहुत बहुत छोटे होते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। तो एटम को नॉर्मली हम लोगों को देखना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, हम नहीं देख सकते। उसके लिए नॉर्मल माइक्रोस्कोप भी नहीं लगता, उसके लिए मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है या फिर फील्ड आयन माइक्रोस्कोप लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक इमेज दी गई है जिसमें जितने भी ब्लैक डॉट्स हैं ये सारे एटम के हैं, और ये फील्ड आयन माइक्रोस्कोप से ली गई इमेज है। अब एटम का मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
एटम का जो मास है वो बोला जाता है वो होता है सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन का जो मास है एकदम नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो अगर उसका नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वेट है तो बचे क्या, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो कि कहाँ पर है, सेंटर में। तो एटम का जो मास है वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, कहाँ पर जमा हुआ है, सेंटर में। और सेंटर में किस पे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तो हम बोलते हैं उस नंबर को एटॉमिक मास नंबर। टोटल एटम का जो मास है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर। और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होता है, उनका वेट एकदम ना के बराबर होता है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, P+N। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कार्बन एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किस तरह से उसका एटॉमिक मास निकाले। प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो एटॉमिक मास कितना हो गया, 6 + 6 विच इज 12। उसके बाद आता है रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। अब जब हम लोग एटम की बात कर रहे थे, जब इनिशियली एटम ये वर्ड यूज़ हुआ था तो वो था टाइम 19th सेंचुरी का, और एटम बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है। उस टाइम पे माइक्रोस्कोप्स इतने डेवलप नहीं थे कि हम एटम को भी देख पाए, तो उसका मास हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने उस टाइम पर ये टर्म निकाला था, कंसेप्ट निकाला था रिलेटिव मास ऑफ एन एटम का, जिसमें ये लोग क्या करते थे, एक एटम को एक रेफरेंस एटम लेते थे, एज्यूम कर लेते थे, और उसके बाद में उसके बेसिस पे बाकी सारे एटम का मास डिटरमाइन करते थे। अज्यूम कर लो कि अगर तुम लोगों को किसी चीज़ का वेट करना है, वे करना है किसी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, तो बहुत सारे एप्पल्स में से आप लोगों के पास अगर वेइंग मशीन नहीं है, अगर हमारे पास वेइंग मशीन नहीं है, तो उन लोगों ने क्या कर रहे हैं कि सबसे छोटा जो एप्पल है उसको वे करेंगे और उसके बेसिस पे वे करेंगे बचे हुए एप्पल्स को। अज्यूम कर लेंगे कि ये सबसे छोटा जो एप्पल है ये 1 क्वांटिटी है, तो ऐसे कितने एप्पल्स मैं रख रही हूँ तो ये दूसरे एप्पल का वेट आएगा। इस तरह से ये लोग रिलेट कर कर इसमें मास निकालते थे। जैसे कि हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम था। हम लोगों के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो है, जिसका सबसे छोटा एटम है वो है हाइड्रोजन। तो इनिशियली इसको इन लोगों ने चूज किया था एज रेफरेंस एटम के, हाँ भाई ये सबसे छोटा है तो हम इसके हिसाब से मेजर करेंगे दूसरे एटम्स को कि कितने हाइड्रोजन एटम लग रहे हैं मुझे कार्बन एटम का वेट मेजर करने के लिए। तो हाइड्रोजन को उन लोगों ने मास दे दिया था 1। तो नाइट्रोजन का अगर वो लोगों को मेजर करना था तो मेजर कैसे किया कि नाइट्रोजन का एक एटम कितने हाइड्रोजन के एटम ले रहा है, तो एक तरफ नाइट्रोजन का एक एटम रखें और दूसरी तरफ हाइड्रोजन के कितने एटम लग रहे हैं, तो 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, ऐसे करते करते 14 एटम जब हाइड्रोजन के डाले तब जाके नाइट्रोजन का एक एटम के बराबर वो हुआ। तो इस तरह लोगों ने, जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने सारे एलिमेंट्स का मास निकाले, एटॉमिक मास निकाले ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। फिर ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स में ऐसा नहीं हुआ कि 2 या 14 या 15 ऐसे नंबर लगे, कुछ में ऐसा हुआ कि नंबर फ्रैक्शन में जा रहा था, 1.5, 2.5। अब ये हाफ वाला ये जो फ्रैक्शन का सिस्टम है, एटम तो इनडिविजिबल था उस टाइम पर, तो वो लोग काट कर तो नहीं रख सकते थे। तो उस टाइम पर फिर उन लोगों ने और दूसरे एलिमेंट्स को रेफरेंस एटम लेना शुरू किया और फाइनली 1961 में कार्बन को एक रेफरेंस एलिमेंट चूज किया गया था और उन लोगों ने बोला कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12। अब उसके बेसिस पे बाकी सारे एलिमेंट्स का मेजरमेंट होगा।
तो पता चला कि हाँ, कार्बन के एक एटम को हिसाब से हाइड्रोजन का कितना एटम होगा, 1/12। मतलब बेसिकली 1 हाइड्रोजन को ही मिला फिर से, लेकिन इस बार हाइड्रोजन हम लोगों का रेफरेंस एलिमेंट नहीं था, इस बार कार्बन हमारा रेफरेंस एलिमेंट है। और हम लोगों ने बोले कि कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो उसके बेसिस पे बाकी सबको एटॉमिक मास मिला और हाइड्रोजन को भी 1 उस बेसिस पे मिला। लेकिन सिंस ये रिलेटिव मास बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, साइंटिस्ट ने इसे अबैंडन कर दिया सिंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती गई। और आज हम लोगों के पास मॉडर्न एकदम एक्यूरेट मेथड है उसे एटम को डायरेक्टली मेजर करने का, एटम का मास डायरेक्टली निकालने का। और उसके लिए हम लोगों के पास अच्छी खासी इक्विप्ड मशीन्स हैं। तो हम रिलेटिव मास अब नहीं यूज़ करते हैं, हम यूनिफाइड मास यूज़ करते हैं। यूनिफाइड मास मतलब ओवरऑल सबका, हमेशा सबका सेम एक मास रहेगा। ये एक मेथड है जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ होगा और इसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। अब ये जो मास है एटम का, उसे हम मेजर करते हैं डेल्टन्स में, और जिसका सिंबल होता है स्मॉल u। और एक डेल्टन किसने बराबर होता है, 1.66053904 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये बहुत बहुत छोटा नंबर है और छोटा होना भी चाहिए, बिकॉज ये एटम की बात कर रहा है, जो एटम भी बहुत बहुत छोटा होता है। तो एटम को अब हम कैसे मेजर करते हैं, यूनिफाइड मास सिस्टम से। और एटम का जो मास का यूनिट है वो क्या है, डेल्टन। उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से। और एक यू मतलब एक डेल्टन कितने केजीज के बराबर होता है, 1.66 समथिंग समथिंग इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हम लोगों को नॉर्मली याद करना है तो कैसे याद रखेंगे, 1.660 इंटू 10⁻⁻27 kg। इतना भी याद रखोगे तो काफ़ी होगा। उसके बाद आता है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। डेल्टन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने उस टाइम पर एलिमेंट्स को कुछ कुछ सिंबल देकर रखे थे। जैसे हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल के अंदर स्मॉल डॉट, यहाँ पर डॉट बहुत छोटा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, बट वहाँ पर एक डॉट है। तो एक सर्कल के अंदर स्मॉल डॉट, ये था हाइड्रोजन का सिंबल। कार्बन का सिंबल था सर्कल के अंदर स्मॉल सी। तो ये उस टाइम के लिए ठीक था, बिकॉज उस टाइम पर ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं पता थे, कुछ एलिमेंट्स पता थे। बट अब हम लोगों के पास 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो हर एलिमेंट का ऐसे सिंबल याद करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। इसीलिए सब लोगों ने मिलकर एक यूनिफॉर्म सिंबल का मेथड बनाए, इन्वेंट किए, जो इन्वेंट किया गया था बाय बर्ज़ेलियस, ये साइंटिस्ट का नाम है। और उसे एक्सेप्ट किए सबने। और किसने एक्सेप्ट किया, IUPAC। IUPAC क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम लोगों को नेमिंग में, जितने भी केमिस्ट्री के एलिमेंट्स हैं सबको नेम करने में हेल्प करती है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इससे ओवरऑल वर्ल्ड में हर जगह पर सारे एलिमेंट्स का नाम सेम होगा, सारे रिएक्शन में इक्वेशन का नाम सेम होगा, वेइंग मेजर सेम होगा, सबका यूनिट सेम होगा ओवरऑल वर्ल्ड में जब रिसर्च पेपर होंगे, ताकि लोग अपने अपने कुछ इन्वेंट करके कंफ्यूज ना करें लोगों को। ठीक है, तो ओवरऑल इन लोगों ने क्या किया, एक मेथड डिसाइड किया। ये मेथड किसने किया था, बर्ज़ेलियस ने बताया था। अब ये मेथड में क्या करते हैं, हमेशा या तो फर्स्ट और सेकंड अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, मतलब एक लेटर या 2 लेटर यूज़ करते हैं हम एटम को रिप्रेजेंट करने। जैसे हम लोगों ने देखा था पोटेशियम के लिए क्या यूज़ किए थे, K, सोडियम के लिए Na। तो या तो एक लेटर यूज़ कर सकते हैं या तो 2 लेटर यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल। अब सेकेंड लेटर उस नाम का या तो सेकेंड अल्फ़ाबेट भी हो सकता है या फिर एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट अल्फ़ाबेट भी हो सकता है जो उसमें
दिया गया है। जैसे सोडियम में Na होता है, अब सोडियम तो SODIUM होता है, उसमें Na तो आता ही नहीं है, तो Na क्यों है? बिकॉज सोडियम का जो नाम है वो ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है और इसीलिए उसमें वो स्टार्ट होता है N से, इसीलिए Na। यहाँ पर आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो है हम लोगों के पीरियोडिक टेबल के, उसके एलिमेंट का नाम और सिंबल बताया गया है। हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने यूज़ किया H। हीलियम के लिए फिर से H नहीं यूज़ कर सकते थे क्योंकि हाइड्रोजन ने यूज़ कर चुका है, तो क्या यूज़ किए? H और सेकेंड अल्फ़ाबेट E, सेकेंड अल्फ़ाबेट स्मॉल है। फिर आता है लिथियम, लिथियम में क्या यूज़ किए? L और सेकेंड अल्फ़ाबेट I। फिर आता है बेरिलियम, बेरिलियम के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किए? B और सेकेंड अल्फ़ाबेट स्मॉल E। बोरॉन में सिर्फ कैपिटल B, कार्बन में कैपिटल C, नाइट्रोजन में कैपिटल N, ऑक्सीजन के लिए कैपिटल O, फ्लोरीन के लिए कैपिटल F, नियॉन के लिए कैपिटल N और स्मॉल E। क्यों? बिकॉज N ऑब्वियसली नाइट्रोजन के लिए यूज़ हो चुका था। फिर आता है सोडियम के लिए Na। S क्यों नहीं यूज़ किया? बिकॉज S सल्फर के लिए यूज़ किया गया है, तो N और A। फिर आता है मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम के लिए Al, सिलिकॉन के लिए Si, फॉस्फोरस के लिए P, क्लोरीन के लिए Cl, आर्गॉन के लिए Ar, पोटेशियम के लिए K और कैल्शियम के लिए Ca। अगर आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के भी नाम और सिंबल याद कर रहे हो तो वो काफ़ी होगा आपके अभी की लेवल के लिए। तो यहाँ पर हम आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, एटम क्या होता है, फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 लॉ पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद हम लोगों ने साइंटिस्ट के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने एटम के बारे में देखा कि उसका साइज़ कैसे पता करते हैं, उसका मास कैसे पता करते हैं और साथ ही साथ उसको सिंबल में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर हियरिंग।